क्वेश्चंस एग्जैक्टली सिमिलर तो नहीं होते, बट कॉन्सेप्ट थोड़े से सिमिलर होते हैं। जो बिल्कुल कल जैसे सिमिलर कॉन्सेप्ट्स होंगे तो वाले क्वेश्चंस हम अभी फिलहाल छोड़ देंगे, वो आप होमवर्क में कीजिएगा। लेकिन जो बिल्कुल डिफरेंट है क्वेश्चंस वो हम अभी करते हैं इसके। दिस पेपर इज अक्टूबर नवंबर 2024। पेपर 2 है, वेरिएंट 1 है। First question says cobalt, rhodium, and iridium are metals in the same group of the periodic table. The shorthand electronic configuration of cobalt is this. लास्ट पेपर में हमने शॉर्टहैंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस की थी आर्गन तक की। आइडेंटिफाई व्हाट इज मेंट बाय दिस ब्रैकेट आर्गन बाय गिविंग इट्स फुल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आपने आर्गन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है कंप्लीट। आर्गन एटॉमिक नंबर इज 18, तो अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। किसी भी एटम में यहां तक इलेक्ट्रॉन्स को लिखने के बजाय हम पूरे ऑर्बिटल्स दिखाने के बजाय या सब शेल्स दिखाने के बजाय इसकी जगह आर्गन लिख सकते हैं। द लोएस्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन इन द कोबाल्ट आर इन द 1s ऑर्बिटल। ड्रॉ द शेप ऑफ 1s ऑर्बिटल। तो 1s ऑर्बिटल स्फेरिकली शेप्ड होता है, तो आप सर्किल बनाएंगे, आप स्फीयर तो नहीं बना सकते। ठीक है। अब बिल्कुल हम वेरिएंट 2 हम लोग देते हैं पाकिस्तान में, जोन 4 में वेरिएंट 2 होता है, बट इट डजेंट मैटर। आप प्रैक्टिस के लिए सारे वेरिएंट्स ट्राई करें, वेरिएंट 1 2 3 तीनों ट्राई करें। Reduce the number of unpaired electrons in a cobalt atom. नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कोबाल्ट एटम में जानने के लिए आप कोबाल्ट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएं। कोबाल्ट का जो एटॉमिक नंबर है वो आपको पीरियोडिक टेबल से मिल जाएगा। कोबाल्ट इज अ डी ब्लॉक एलिमेंट विद द एटॉमिक नंबर 27। अब 27 के हिसाब से जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे तो आपकी कोबाल्ट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी भाई? 1s2 2s2 2p6 3s2, ये चलता जाएगा। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। 4s फिल पहले होगा लेकिन लिखेंगे बाद में, और 4s में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो यहां तक तो हो जाते हैं 20 इलेक्ट्रॉन। बाकी आपके पास 3d क्या बचेगा? 7। अब 3d 7 जब आप फिल करेंगे, बाकी सारे ऑर्बिटल्स कंप्लीटली फिल्ड हैं, सिर्फ 3d 7 जो है वो इनकम्प्लीटली फिल्ड होगा। उसमें 1 2 3 4 5 6 7, तो कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन रह गए? 3d में 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन रह गए। प्रैक्टिस अच्छी होगी तो बगैर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाए भी आपको ये पता होगा कि कोबाल्ट में 24s2 तक 20 होते हैं, तो 7 इलेक्ट्रॉन 3d में आएंगे। तो 3d में जब आप 7 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो बाकी के 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड आएंगे। बट बना के देख लो अभी। टेबल 1.1 gives some details of the stable naturally occurring isotopes of rhodium and iridium. You have to find number of protons, neutrons and electrons. ठीक है, ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल्स निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं बताने आपको। तो क्या प्रॉब्लम है इसमें? प्रोटॉन्स तो आपको एटॉमिक नंबर से पता लग जाएगा, ये हो गया 45 77 77। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आप न्यूक्लियॉन नंबर और एटॉमिक नंबर को माइनस कर दें, 114 116। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल्स आपको बताना है इसमें रोडियम में। इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है 45, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल्स आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना के बता लें। ठीक है, बताओगे कितने होंगे? प्रोडक्ट टेबल में जाओ, फाइंड रोडियम, ये रहा रोडियम। ठीक है, कौन से पीरियड में? 1 2 3 4 5। फिफ्थ पीरियड में तो नंबर ऑफ शेल्स कितने होंगे? 5। क्या हो गया भाई, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। नंबर ऑफ शेल्स, पीरियड नंबर रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम शेल्स, 5। ठीक है, चलो। क्यों 3 मार्क्स दे रहा है इसके? इवन आई कैन नॉट कॉम्प्रिहेंड। ठीक है, क्यों? क्या कर रहे? ए लेवल का बच्चा है, मुश्किल करो उसके लिए नहीं। एनीवेज, मूविंग ऑन। Table 1.2 shows the relative abundances of isotopes in a sample of an alloy containing rhodium and iridium. Define the relative isotopic mass. कल हमने definition discuss की है relative isotopic mass की, तो वही है, it is the mass of 1 mole of an isotope of an element compared with 1/12 part of the carbon 1 mole of carbon 12 isotope. कल वाले पेपर में लिखी है, हम दोबारा नहीं लिखते, वो कल वाले जो पेपर में थी वही डेफिनेशन है इसकी। ठीक है, ये आप लोग देख लीजिएगा। Use table 1.2 to calculate the relative atomic mass of iridium in the alloy. Now, if you have two isotopes of iridium element,
यू आर गिवन द आइसोटोपिक मासेस, यू आर गिवन द रिलेटिव अबंडेंस। किस तरह से निकालेंगे आप? अब देखें, जब आप रिलेटिव अबंडेंस देखेंगे तो टोटल अबंडेंस जो बन रही, ये पूरा सैंपल था, याद है आपके एक पास एक एमसीक्यू में क्वेश्चन हुआ करता था जिसमें अगर मैं इस पूरे सैंपल को मास स्पेक्ट्रम में डालूंगा तो इसमें से हमारे पास दो पीक्स ऐसी आएंगी जिसका मास टू चार्ज रेशियो, एक का है 10102, एक आ रही है आपके पास 190.96 पे और एक आ रही है 192.96 पे। ये जो दो पीक्स है इनमें ये एक पीक ये आएगी। अब आप मास स्पेक्ट्रम देख के डायरेक्टली देखें, ये डिसाइड नहीं करेंगे कि ये दोनों जो है वो डिफरेंट एलिमेंट्स के आइसोटोप है। ये दो है डिफरेंट एलिमेंट के, दिस इज एलिमेंट वन और दिस इज एलिमेंट टू। जब आप इसका रिलेटिव एवरेज एटॉमिक मास निकालेंगे तो क्या आप 100% लेंगे डिनोमिनेटर में? आप तो सिर्फ इन दोनों, अब इसने जो टोटल अबंडेंस दी हुई है वो तीनों की मिला के दी हुई है, ठीक है, तीनों की मिला के 100% होगी, लेकिन जब आप एवरेज निकाल रहे हैं तो वो तो इन दोनों के मासेस का निकालना है। तो क्या इनकी टोटल अबंडेंस 100 बनेगी? नहीं बनेगी इनकी। अगर आप 15.18 देख रहे हैं 109.96 वाला मास की, तो आउट ऑफ दिस देखेंगे ना, इन दोनों के साथ फ्रैक्शन लेंगे आप इसको नहीं लेंगे, इंक्लूड नहीं करेंगे। तो ये एमसीक्यू में भी एक क्वेश्चन है आपका जो आप लोग गलत करके आते हैं। तो इसमें आप इन दोनों का जो टोटल है वो डिनोमिनेटर में लेंगे, 100 नहीं लेंगे डिनोमिनेटर में, बस ये गलती नहीं करना, ठीक है। इन दोनों का जो सम आएगा वो डिनोमिनेटर में लोगे। तो आपके पास 15.18 डिवाइडेड बाय 15.18 प्लस 34.82 होगा ये, मल्टीप्लाई बाय 190.96 प्लस फिर है 34.82 डिवाइडेड बाय 15.18 प्लस 34.82 मल्टीप्लाई बाय इसका मास है 192.96। अब आप इस तरह लिखने के बजाय आप डिनोमिनेटर, आपको पता है जब आप एलसीएम लेंगे तो डिनोमिनेटर जब सेम है तो दोनों एक साथ आ जाएंगे, तो आप डायरेक्टली इसको इस तरह से लिखा करें, न्यूमरेटर में परसेंटेजेस और एटॉमिक मासेस को मल्टीप्लाई करें और उनका सम ले लें, और डिनोमिनेटर तो कॉमन होता है तो एक ही साथ लिख दिया करो उसको, तो टाइम बचेगा तुम्हारा। क्या आ रहा है आंसर लाइबा इसका? 192.35। ओके, क्लियर है भाई, आगे बढ़े। अच्छा, आगे कह रहा है पार्ट डी में, हाइड्रेटेड रोडियम क्लोराइड कैटेलाइजेस द कन्वर्जन ऑफ इथीन टू ब्यूटोइन। बेटा हमने कोई ऐसा रिएक्शन नहीं पढ़ा कि हम एल्कीन को, एक एल्कीन मॉलिक्यूल को मिला के दूसरा एक बड़ा एल्कीन मॉलिक्यूल बना ले। हमने पॉलीमराइजेशन पढ़ी है, उसमें तो एल्केन बन रहा होता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होते हैं। अभी कोई रिएक्शन है, ये कह रहा है ये रिएक्शन हुआ है तो हमें मानना पड़ेगा हाँ भाई ये रिएक्शन हुआ है। somehow they have produced butene from ethene, we have to accept it। कह रहा है तो हुआ है, किस तरह से हुआ है आगे क्वेश्चन बना सकता है, बट ये किस तरह से हुआ अगर खुद कॉम्प्रीहेंड करो। तो जब दो इथीन मॉलिक्यूल को मिला के वो ब्यूटीन बना रहा है तो क्या कोई और प्रोडक्ट बन सकता है इसमें? देखो कार्बन जो थे दो थे, अगर मैं दो इथीन मॉलिक्यूल को मिलाऊंगा तो टोटल कार्बन लेफ्ट पे जितने थे राइट पे भी उतने हैं, टोटल हाइड्रोजन लेफ्ट पे जितने थे राइट पे भी उतने हैं, मतलब कोई और प्रोडक्ट नहीं बना है। ऐसा रिएक्शन जिसमें कोई और बाय प्रोडक्ट नहीं बनता तो ऐसे रिएक्शंस को हम एडिशन रिएक्शंस कहते हैं। लेकिन ये एडिशन इसने किस तरह से करवाई है ये हमने नहीं पढ़ी। तो अगर हमसे कोई क्वेश्चन पूछेगा इसका, तो ऐसा क्वेश्चन जो है वो कुछ हमें हेल्प आउट करके पूछेगा। अभी बहरहाल देखते हैं आगे क्या है। आगे कह रहे हैं बोथ स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ ब्यूटीन आर फॉर्म्ड इन द रिएक्शन। ओके, हाइड्रेटेड रोडियम 3 क्लोराइड contains 20.5% by mass of water of crystallization, reduce the integer value of x। ओके, मैथ्स है थोड़ी सी, आपने वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड आउट करनी है। और अगर मैं इस पूरे का मास लूं, उसमें से सिर्फ वाटर का मास लूं, वाटर का एमआर है 18, तो ये हो जाएगा 18x डिवाइडेड बाय टोटल मास इसका कितना होगा। आप इस रोडियम का, आपको ऊपर आपने रेडियम का निकाला था,
तो आपको फिर प्रोडक्ट टेबल से इसका वो देखना पड़ेगा। वैसे यहाँ पे 102.91 लिखा हुआ है, बट मैं प्रोडक्ट टेबल से इसका एटॉमिक मास देखूंगा। 102.9 है तो मैं 102.9 लूंगा, क्योंकि एवरेज मास लेंगे ना सारे आइसोटोप्स का मिला के। तो मैं ये 102.9 लूंगा इसका। भाई वाटर की परसेंटेज निकालनी है ना, तो वाटर का मास डिवाइडेड बाय टोटल कंप्लीट मास ऑफ द फॉर्मूला। तो इसमें रोडियम है 102.9, क्लोरीन है 3, इसका एटॉमिक मास 35.5 प्लस 18x मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये परसेंटेज बनेगी कितनी, 20.5%। इसको बस सॉल्व करना है आपने। 20.5 डिवाइडेड बाय 100, और थोड़ा सा अलजबरा आ जाएगी इसमें, मिस्टेक नहीं करना, यूजुअली आप मिस्टेक कर देते हैं इसमें। 102.9 प्लस 3 × 35.5, ये हो जाएगा आपका 209.4 प्लस 18x। चलो अब ये पूरी चीज राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगी। आप कैलकुलेटर में चाहो तो उसका वो भी लिख सकते हो फॉर्मूला, मतलब कैलकुलेटर से भी डायरेक्ट इक्वेशन सॉल्व हो जाती है ना। अब अगर किसी को नहीं पता तो वो प्रॉपर इस तरह से सॉल्व कर लो। 0.205 इक्वेशन ना ये बनेगी, 0.205 इंटू 209.4 प्लस 18x इज इक्वल टू 18x। 42.927, 42.927 प्लस 3.69, 18x। 42.927 होगा सर, ये आ रहा है 2.999। तो इंटीजर वैल्यू लिखनी है तो मैं इसको राउंड ऑफ करके 3 लिखूंगा। दूसरे मेथड से क्या किया, अगर आपने रेशोज लिए हैं, एम्पेरिकल फॉर्मूला वाला मेथड को यूज किया तो वो भी सही है, हाँ चल जाएगा वो भी। परसेंटेज फिर आप इसकी निकाल लें, परसेंटेज एनहाइड्रस रोडियम क्लोराइड की 100 से माइनस करके। तो आपने अगर उस तरह से किया ये 20.5%, और वो हो जाएगा आपका 100 माइनस 20.5, 79.5। इस तरह से किया है तो ये भी सही है। ठीक है, इसमें फिर आप इसके रोडियम क्लोराइड का जो मास बन रहा है वो टोटल 209.4 बन रहा है, और वाटर का 18 बन रहा है। तो इनका सिंपलेस्ट रेशो लेके किया है, तो उससे भी वन इसका देखिए, जो आपका सॉल्ट होता है हाइड्रेटेड सॉल्ट, इसके 1 मोल के लिए वो पूछता है ना कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितने हैं। तो यहाँ पे आपने रेशो फिर इसका ऐसे लेना होगा कि 1 मोल ऑफ हाइड्रेटेड सॉल्ट के लिए आप वाटर के मोल्स बताएं इसमें। ठीक है, जो भी वैल्यू आएगी उसको इस तरह से करेंगे, ये वाली चीज ना 1 बन जाए, तो ये रेशो क्या बनेगा, वो 3 ही बनना चाहिए। ठीक है, ये भी सही है, बिल्कुल सही है। अरीज कौन सा कह रहे हो, सेकंड मेथड जो मैं कह रहा हूँ वो पूछ रहे हो? भाई देखें, सेकंड मेथड में आप ये कर सकते हैं कि आपके पास इस पूरे हाइड्रेटेड सॉल्ट में जो, अगर मैं वाटर की परसेंटेज कह रहा हूँ, सिर्फ वाटर जो है वो एक्स मोल्स ऑफ वाटर, उसकी परसेंटेज 20.5 है। तो ये जो आपका रोडियम क्लोराइड होगा उसकी परसेंटेज कितनी हो जाएगी, 100 माइनस 20.5, 79.5। इन जैसे आप इंपेरिकल फॉर्मूला निकालते हैं, तो मैं इन दोनों का बीच का रेशो निकाल रहा हूँ। मैं इनका रेशो निकाल रहा हूँ, तो ये वाली वैल्यू मेरे पास आएगी 0.380, और ये वाली वैल्यू आ रही है 1.14। तो मैं इनका सिंपलेस्ट रेशियो ऐसे निकालूं कि ये वाली जो चीज है ना वो 1 बन जाए, क्योंकि RHCl3 के 1 मोल के लिए हमें देखना है कि वाटर के कितने मोल हैं उसके साथ। तो मैं इसको 0.380 से दोनों को डिवाइड करूंगा, तो ये तो 1 बन जाएगा। और 1.14 डिवाइडेड बाय 0.380 मेरे पास बन रहा है 3। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जो है वो मैंने पूरी अलजबरा सॉल्व की है। तो दोनों मेथड आपके पास सामने हैं, आप दोनों से कर सकते हैं इसको। चलो, डिफाइन स्टीरियोआइसोमर्स। स्टीरियोआइसोमर्स की डेफिनेशन क्या है, एटम्स ऑफ द, एक मिनट,
हाँ भाई, molecules with the same molecular formula and same structure formula but different spatial arrangement of atoms or group of atoms. ठीक है, याद है ना डेफिनेशन स्टीरियो आइसोमर्स की? मॉलिक्यूल विद द सेम मोलिकुलर फार्मूला एंड सेम स्ट्रक्चर फार्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट या डिफरेंट स्पेटियल अरेंजमेंट लिखना है, या आप ये भी लिख सकते हैं डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स इन स्पेस, वो भी ठीक है। ठीक है, और उस 3D स्पेस की जगह पे हम एक वर्ड यूज करते हैं डिफरेंट स्पेटियल अरेंजमेंट। दिल के मैं लिख देता हूँ, चलो, मॉलिक्यूल्स विद सेम molecular and structure formula but different spatial arrangements of एटम। एटम भी हो सकते हैं और उसके साथ ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकते हैं ना, जैसे CH3 लगा हुआ था, उसको तो मैं एटम नहीं कहूंगा ना, ग्रुप ऑफ एटम्स कहूंगा। अच्छा देखो भाई, थोड़ा सा पेपर करते वक्त ना ख्याल रखना चीजों का। ये ड्राइव पे आ जाएगा, अभी मैं डाल दूंगा, कुछ डाल गए कुछ नहीं डाले। अब मुझे ना असल में अब आप लोगों को ये आदत डालनी है। देखो मुझे बेटा आदत पड़ी हुई है, बहुत बुरी आदत आईपैड की। ठीक है, तो मैं लिखते वक्त जो है ना ख्याल ही नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है कि मैं बाद में इसको यूं यूं करके यहाँ पे दिखा दूंगा। अब आप अगर ये काम पहली बारी में पेन से कर रहे हैं, जो कि आप पेन से ही कर रहे होंगे, आप हर एक एक काम के लिए पेंसिल थोड़ी उठाएंगे, इतना टाइम नहीं होता। तो आपने ना अभी ये जो लास्ट आपके जो ईयरली पेपर्स आप कर रहे हैं, आप इनको हार्ड कॉपी पे करें। अगर आप लोग नोट सिर्फ सॉफ्ट कॉपी से देख के कहीं नोटबुक पे लिख रहे हैं या आप अपने टैबलेट्स पे कर रहे हैं, तो इट्स नॉट अ गुड आइडिया राइट नाउ। ठीक है, क्योंकि मैं करते वक्त मुझे पता था कि ये मेरी वर्किंग नीचे जाएगी, फिर भी मैं इसलिए कर रहा था क्योंकि मुझे पता है मैं उसको ना मिनिमाइज वापस रिसाइज करके कहीं ना कहीं ड्रैग करके रख दूंगा। पेपर पे तो ये नहीं हो सकता ना। और पेपर पे जब आप ये काम करेंगे तो पता है इससे ना टाइम वेस्ट होता है आपका। आपने लिख दिया और फिर उसके बाद आप उसको फिर जगह ढूंढ रहे हैं बाकी का आंसर मैं कहाँ लिखूं, तो वो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी आपके लिए। तो आप इसकी प्रैक्टिस अभी भी ऐसे ही करें। ये नवंबर 2024 का पेपर 2 वेरिएंट 1 एल। एक्सप्लेन हाउ द कन्वर्जन ऑफ इथीन टू ब्यूटूइन कैन बी डिस्क्राइब्ड एज एन एडिशन रिएक्शन। अच्छा, अब इस बात को हम वैसे खुद ही एनालाइज कर रहे थे कि इसको एडिशन रिएक्शन कहेंगे। क्यों? क्योंकि एक ही तरह का प्रोडक्ट बन रहा है ना, एक से ज्यादा प्रोडक्ट नहीं बन रहा। सिंगल प्रोडक्ट इज मेड, ओनली सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म। ठीक है, ड्रॉ द टू स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ ब्यूटीन। तो सिस ट्रांस बन सकता है ब्यूटूइन का। इसने ये तो नहीं कहा हुआ कि आपने स्ट्रक्चर बनाना है। ब्यूटूइन इज दिस राइट, जिसमें CH3 लगे होते हैं। दिस इज योर ब्यूटूइन। ये हमारा हो जाएगा सिस ब्यूटूइन। और ये हमारा हो जाएगा ट्रांस ब्यूटोइन। यस ऑफ कोर्स यू कैन ड्रॉ द स्केलेटल फॉर्मूला। स्केलेटल फॉर्मूला आर मोर इजियर। पीपल प्रेफर ड्राइंग द स्केलेटल फॉर्मूला, एग्जामिनर प्रेफर्स ड्राइंग द स्केलेटल फॉर्मूला। कुछ स्टूडेंट्स को मुश्किल होती है स्केलेटल फॉर्मूला बनाने में। अगर प्रैक्टिस अच्छी है तो ऑलवेज गो फॉर द स्केलेटल फॉर्मूला। ठीक है, स्केलेटल फॉर्मूला तो बहुत आसान है। ये बन गया ब्यूटोइन। और मतलब एक से आइसोमर, ये हमारा CH3, और इसके साथ दूसरा CH3, ये मेरा असल में ट्रांस बन गया, ये मैं यहाँ कर देता हूँ। सिस बनाना है तो दोनों इसको आप यूं बना दें। ठीक है,
अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 जैसा कल हमने किया है ना, क्वेश्चन 3 हम लीव करेंगे, क्वेश्चन 2 हम कर लेते हैं। असल में पहले ऑर्गेनिक कर लें आज, क्योंकि हमारे पास टाइम शॉर्ट पड़ेगा, क्योंकि आज की क्लास भी शॉर्ट है और लेट भी स्टार्ट हो रही है। हम पहले क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम कितना कर सकते हैं, उसके बाद हम जो है ना इसका अगर कुछ बचेगा तो नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक हमेशा एंड वाला क्वेश्चन रह जाएगा, तो हम पहले ऑर्गेनिक कर लेते हैं ना। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है प्रोपानोन is an important organic region. Figure 4.1 shows some reactions of propanone and its derivatives. ठीक है, पोटेशियम साइनाइड रिएक्टिंग विद हाइड्रोजन साइनाइड, ये दोनों रिएक्ट करके, ये अभी हम जो पेपर में डिस्कस कर रहे थे ना, ये है आपके पास जो रिएक्शन है ना। असल में जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो पूरे पेंसिल लेके जरा ब्रेनस्टॉर्म जरूर कर लिया करो पूरे क्वेश्चन को। ये है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन मैकेनिज्म कार्बोनाइल कंपाउंड्स का। ठीक है, इसमें जो हमारे पास कंपाउंड बनता है उसको हम कहते हैं हाइड्रोक्सी नाइट्राइल्स। ठीक है। हम्म। बेटा ट्यूसडे थर्सडे वाली जो क्लासेस थी ना वो नहीं होंगी अब, लेकिन मैं कुछ लूंगा, मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि मैं ऑर्गेनिक के कुछ टॉपिकल क्वेश्चंस करवाऊंगा आपको उसमें। तो वो थोड़ा सा टाइम डेविएट हो सकता है उनका आगे पीछे, लेकिन मैं आपको प्रॉपरली इंफॉर्म कर दूंगा पहले। अच्छा, रिएक्शन 2 क्या है? दिस इज हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल्स, जिसमें सीएन को आपने कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट किया है। कैसे करते हैं सीएन को कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट? यू हीट इट विद एनी एसिड, मतलब आप HCl ले लें और एक्वस एसिड लेके इसको हीट कर लें। अब एसिड कोई भी ले सकते हैं आप, सिर्फ H पॉजिटिव आइन भी लिख सकते हैं आप, सल्फ्यूरिक एसिड भी लिख सकते हैं। 2,4-DNPH इज अ टेस्ट फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? येलो पीपीटी मिलेगा। इसके प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? वैसे तो आप प्रोडक्ट मैंने आपको वो बताया था, लेकिन वो प्रोडक्ट आपको याद नहीं करना है, DNPH का स्ट्रक्चर आपको याद नहीं करना है, तो आप टेंशन ना लें। सी में क्या हुआ है? रिडक्शन हुई है, रिडक्शन है ना ये, और अल्कोहल बना है, और अल्कोहल जो बना है वो प्रोपेन 2 ऑल बना है। इसकी रिडक्शन की इक्वेशन मांग सकते हैं आपसे, बना भी सकते हैं, आपको आसान सी है। ठीक है, ये सब इस रिएक्शन में हो रहा है। ये जो क्वेश्चन है ना, दिस इज ऑर्गेनिक सिंथेसिस। हाँ, ये जो 2,4-DNPH की ऑब्जर्वेशन आएगी वो येलो पीपीटी आएगा या ऑरेंज पीपीटी आएगा। ठीक है, आप ऑरेंज भी लिख सकते हैं, येलो भी लिख सकते हैं। इस पूरी चीज को हम ऑर्गेनिक सिंथेसिस कहते हैं। ये अलग से कोई चैप्टर नहीं है, बस सारा जितना भी ऑर्गेनिक पढ़ा है ये मिक्स होके आता है। रिएक्शन 1 इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। आगे कह रहे हैं रिएक्शन 1 इज अ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। कंप्लीट फिगर 4.2 टू शो द मैकेनिज्म फॉर दिस रिएक्शन फ्रॉम प्रोपेन। अब आपने क्या क्या पढ़ा है देखें। एक तो आप पहले तो डायपोल्स बनाएंगे, डायपोल्स कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव। कर्ली एरो में साइनाइड आयन के लोन पेयर से पार्शियल पॉजिटिव कार्बन, और कार्बन और ऑक्सीजन का एक बॉन्ड खत्म होता है तो एक कर्ली एरो ये बनता है। उसके बाद आपके पास जो इंटरमीडिएट होगा, इसमें ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और एक CH3 CN आके लग गया, और CH3 जैसा था वो वैसे ही लगा रहेगा। अच्छा, फिर ये नेगेटिव ऑक्सीजन के जब आपने बनाया तो इसने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, तो आपने यहाँ पे एक लोन पेयर भी दिखाना है। दिस इज इंपॉर्टेंट, अगर आप न्यूक्लियोफाइल बनाते तो ये वाला लोन पेयर भी आपको शो करना था। अब ये जो है इसको अब हाइड्रोजन आइन को अटैक करना है। अब हाइड्रोजन आइन इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड भी हो सकता है। अगर आप ये लिखेंगे तो आप CN पे पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव बना के एरो यूं बनाएंगे। इन केस अगर आप सिर्फ H पॉजिटिव आइन लिख दें डायरेक्टली तो वो भी सही है, क्योंकि जब हम ये रिएक्शन करवाते हैं तो इस रिएक्शन को करवाने के लिए ये खुद से भी कुछ ब्रेक होते हैं, और हम एसिड एज अ कैटलिस्ट भी लेते हैं। तो इट्स अप टू यू, ये दोनों अलाउड होते हैं। आप अगर सिर्फ HCN लिख दें तो आप ये पूरी चीज करेंगे, अगर आप सिर्फ H पॉजिटिव आइन लिख दें तो भी सही है, इसमें भी आप एक कर्ली एरो बना देंगे, लेकिन एक वक्त में क्या आपको एक ही चीज करेंगे इसमें। तो मैं अभी HCN लिख देता हूँ पूरा, दैट्स इट। ये इसका रिएक्शन मैकेनिज्म है, याद रखना है। 4 रिएक्शन मैकेनिज्म है: फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन एल्केन्स में, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन एल्कीन्स में, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हेलो एल्केन्स में, और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कार्बोनाइल कंपाउंड्स में। एक्सप्लेन व्हाई ए डज नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? कायरल कार्बन होना चाहिए। अब ए में जो है वो कार्बन के साथ 4 बॉन्डेड पेयर्स तो हैं, बट ऑल दीज 4 बॉन्डेड पेयर्स डज नॉट हैव डिफरेंट एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स अटैच्ड।
as central carbon atom does not have four different atoms or group of atoms attached, hence not a chiral carbon. It's not a chiral carbon. Yes. Chiral carbon होता तो बनता ना. Suggest the regions and condition for reaction 2. Reaction 2 ये रहा. नाइट्राइल को आपने कार्बोक्सिलिक में किया, हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल. क्या यूज करेंगे? एसिड, एक्वस एसिड एंड हीट. aqueous HCl and heat. ठीक है भाई. पार्ट सी में कह रहे हैं रिएक्शन 3 इज अ रिडक्शन रिएक्शन, कंस्ट्रक्ट एन इक्वेशन टू रिप्रेजेंट रिएक्शन 3. रिडक्शन थी किस चीज की? कीटोन से अल्कोहल बना है. इक्वेशन क्या है इसकी? वैसे कीटोन है हमारे पास प्रोपानोन, 3 कार्बन एटम वाला कीटोन है ना. तब CH3CO CH3. रिड्यूसिंग एजेंट तो हम नेसेंट हाइड्रोजन शो करेंगे, राइट. क्या बन गया? अल्कोहल बन गया 3 कार्बन एटम वाला, जिसमें CH3, बीच वाले कार्बन पे हाइड्रोजन भी होगा और एक OH भी होगा, NCH3. अब नंबर इसमें आपने हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करना है. देखिए रिडक्शन में आपके पास इसकी जब रिडक्शन हुई है तो लेफ्ट हैंड साइड पे कार्बोनाइल वाले कार्बन के साथ जो है वो सिर्फ एक ऑक्सीजन था, लेकिन जब OH लगा इसमें तो इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन भी लग रहा है, और हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप वाले कार्ब हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप के साथ भी तो एक हाइड्रोजन आ रहा है. टोटल 2 हाइड्रोजन इंक्रीज हो रहे हैं इसमें. मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन इंक्रीज हो रहे हैं, तो आपको यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा. ठीक है, आप हाइड्रोजन ऐड करवा रहे हैं. तो ये जरा आपको ध्यान में रखनी है चीज. ठीक है भाई. इसको हीट अंडर रिफ्लक्स करवाने की जरूरत नहीं है. हम हीट अंडर रिफ्लक्स भी लिखते हैं, इसके साथ हीट लिखते हैं, हीट अंडर रिफ्लक्स लिखते हैं. इनफैक्ट अगर आप हीट ना भी लिखे ना, आप एक्वस एसिड लिख रहे हैं तो उसके मार्क्स मिल जाएगा आपको, 1 मार्क. बट हाँ, हीट अंडर रिफ्लक्स करवाते हैं यूजुअली हम इसको. अब ये हीट अंडर रिफ्लक्स आपको ना थोड़ा सा तंग करता है. जगह जगह पे मार्किंग की में कहीं लिखना होगा हीट अंडर रिफ्लक्स, वो लिख देगा, कहीं पे नहीं लिखेगा, कहीं पे वो हीट ही नहीं लिख रहा होता. तो आप जब आप मार्क्स इवेल्युएट करेंगे ना ईयरली करते करते, तो आपको खुद समझ आ जाएगा कि भाई एक्वस इज कंसिडर्ड एज अ डिफरेंट कंडीशन. लेकिन कहीं पे आप देखेंगे कि एसिड लिखा हुआ है, साथ में हीट लिखा हुआ है, उसका 1 मार्क दिया हुआ है. तो ये कुछ डिस्पैरिटीज आपको मिलेंगी थोड़ी थोड़ी, इसलिए मैंने हीट लिख दिया. मुझे पता है आप हीट अंडर रिफ्लक्स भी लिख दें तो मुझे पता है कि वो गलत तो नहीं हो सकता. सही है. तो उसको एक्स्ट्रा लिखा हुआ भी है तो उस पर कोई मार्क्स पेनलाइज नहीं होंगे मेरे पास. ठीक है. अच्छा, ये इक्वेशन यहाँ नहीं चले जाते हैं. अब ये इक्वेशन तो याद रखनी है आपको. अब कंपाउंड चेंज हो सकता है लेकिन इक्वेशन बनाने का स्टाइल सेम है. इसमें वाटर नहीं बनता तो आपको याद होना चाहिए भाई इसमें वाटर नहीं बनता. जबरदस्ती वाटर नहीं बनाएंगे इसमें. नेम सी. सी अल्कोहल है, प्रोपेन टू ऑल. यही तो बना है जो सी है, दिस इज प्रोपेन टू ऑल. सेड व्हाट इज ऑब्जर्व्ड इन रिएक्शन 4. 1 मिनट रुकना भाई.
नहीं, क्लास तो मेरी स्टार्ट हो गई, मैं लिंक ड्रॉप करना भूल गया था उस ग्रुप पे। क्लास तो ऑलमोस्ट खत्म कर ली है। होगी तो हो गई थी, एएस वाली पे मैं लिंक ड्रॉप करना भूल गया। State what is observed in reaction 4। अच्छा जी, रिएक्शन 4 ये वाला है, 2,4-D NPH। तो उसमें आप पीपीटी लिखें, येलो पीपीटी या ऑरेंज पीपीटी। दिस इज योर येलो पीपीटी, या फिर ऑरेंज पीपीटी भी लिख सकते हैं आप इसमें। Explain why Falling's reagent does not react with propanone. So propanones are not, propanone is a ketone, and ketones are not further oxidized. Falling's ketones are not oxidized by Falling's। ठीक है भाई, ऑर्गेनिक वाला पार्ट तो काफी हल्का सा बनाया है इन्होंने इसमें। वेल, कीटोन्स, टेक्निकली कीटोन्स जो होते हैं वो ऑक्सीडाइज किए जा सकते हैं, लेकिन हमारे एएस के सिलेबस में इन्हें हम फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं करते। कार्बोक्सिलिक भी फर्दर ऑक्सीडाइज हो सकते हैं। याद है आपको, मिथानोइक एसिड और इथेन डायोइक एसिड को हम फर्दर ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करके कर सकते हैं, फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनाता है। बट फैलिंग इज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो नहीं कर सकता। लेकिन आप ये याद ना रखें, वरना आप ये याद करेंगे तो आपको बहुत मुश्किल होगी। अब ये रखेंगे, कीटोन्स कैन नॉट बी फर्दर ऑक्सीडाइज बाय फैलिंग्स। नहीं, इट वोंट बी रॉन्ग, करेक्ट। ठीक है, क्लास मिस हो गई बच्चों की। अच्छा भाई, नेक्स्ट पार्ट इसका, कोई अभी ज्वाइन हुआ है YPP ग्रुप वाला? अच्छा बेटा, आई एम सो सॉरी, आई समहाउ मिस्ड योर ग्रुप मैसेज। पता नहीं हमारे असिस्टेंट एडमिन क्या कर रही है, इतनी देर से वो वेट कर रहे हैं कि लिंक आएगा, सारे ग्रुप्स पे आया हुआ है लिंक, नॉट गोइंग कोऑर्डिनेटेड विद ईच अदर। एनी हाउ, क्लास मिस हो गई है। आई कैन वी कैन डू टू थिंग्स, इधर वी कैन, either you guys can watch the recorded lectures, और या फिर हम रात में दोबारा एक क्लास कर लेते हैं। आई थिंक बेटर वुड बी कि हम रात में दोबारा क्लास कर लेते हैं, मैं अभी कोऑर्डिनेट करवा देता हूँ ग्रुप्स पे आपके पास। ठीक है। एनीवेज, वी आर अबाउट टू एंड दिस पेपर, हम ये वाला पार्ट करेंगे इसका। Compounds A, B, and C can be distinguished using infrared spectroscopy. Shows that the infrared spectrum of one of the compounds. इन तीनों में से किसी एक कंपाउंड का ये IR दिया हुआ है, टेबल दिया हुआ है। Explain why the absorption at 2850 and 2950 are not useful to help determine which of the compounds A, B or C produces the infrared spectrum। अब 2850 और 2950 के बीच में जो एब्जॉर्प्शन होती है वो एल्केन की होती है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की होती है। वो तो सारे कंपाउंड्स में होगा ना, हम उसके बाद कर लेंगे फिजिक्स के बाद। देखें, ये मैं सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए कह रहा हूँ जिस ग्रुप में मैं अभी लिंक भेजना भूल गया था। कितने लोग ऐसे हैं जो कि
दे आर कमिंग फ्रॉम दैट ग्रुप। हैंड रेस कर सकते हो जरा? ओके, चलो अभी आपके साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, ये क्लास ये पेपर खत्म करें, देखते हैं। अच्छा भाई, 2850 टू 2950 के बीच में जो एब्जॉर्प्शन है उसको देख के आप फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई कर ही नहीं सकते, क्योंकि इन तीनों कंपाउंड में से कौन सा है, सब में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है ना, तो ये तो बेकार है एब्जॉर्प्शन आपकी। तो वो ये पूछ रहा है कि भाई व्हाई इट इज यूजलेस टू सी दी एब्जॉर्प्शन बिटवीन दीज रेंजेस टू आइडेंटिफाई विच कंपाउंड इज दैट। तो क्योंकि ये तो सब में ही होगी ना, तो आप क्या लिखेंगे, ऑल थ्री कंपाउंड्स हैव दिस एब्जॉर्प्शन, ऑल थ्री कंपाउंड्स हैव कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, this cannot identify which compound is this. Identify which of the compounds A, B or C produces the infrared spectrum in figure 4.3. Explain your answer. ठीक है। अच्छा, अब ए बी सी में से जो स्पेक्ट्रम दिया हुआ है वो किसका दिया हुआ है वो बताना है आपको। ये पीक देख रहे हो, नौ, ये इसकी रेंज स्टार्ट ही कहाँ से हो रही है, 3200 ऑनवर्ड्स एंड स्प्रेडिंग टू 36 3700 आगे तक जा रही है। ठीक है, तो ऐसी पीक्स हमारे पास अमाइन या माइट की आ रही होती है, या हाइड्रोक्सिल की भी आ रही होती है। ठीक है, अगेन अब ये कार्बोक्सिलिक की नहीं है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक की 3000 पे एंड हो जाती है। तो मैं कंफ्यूज हूँ अब हाइड्रोक्सी में, अमाइंस और अमाइड्स। इसके अलावा और कोई पीक नजर आ रही है आपको? एक पीक मुझे एक अच्छा, ये आप अभी आप कह सकते हैं आपने ब्रॉड बताया था, इसमें देखें इस ब्रॉड में ऊपर भी जा रहा है नीचे भी जा रहा है, तो क्या मैं इसको अल्कोहल सोच सकता हूँ? हाँ, इस बार मैं अल्कोहल कंसिडर करूंगा इसको। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी एक अनयूजुअल एक पीक ये भी आ रही है, जो बाकी अभी तक मैं जितने भी आया स्पेक्ट्रा देख रहा था उसमें नहीं थी। ये भी देखें जरा, ये क्या रेंज दे रही है मुझे, ये कुछ 21 2200 ऑनवर्ड स्टार्ट हो रही है, मतलब ये बहुत ही डिस्क्रीट पीक है, 2200 से थोड़ा सा आगे है। तो ऐसी कौन सा फंक्शनल ग्रुप है जो 2200 के आसपास एब्जॉर्प्शन दे रहा है, एंड दैट इज ओनली वन फंक्शनल ग्रुप विच इज योर नाइट्राइल फंक्शनल ग्रुप, CN, राइट? Isn't it confirming CN? CN कितने पार कितनी, अच्छा, अब अल्कोहल पता है, अगर मैं ये कंफर्म कर भी देता ना दिस इज अल्कोहल, तो फायदा ही नहीं था, क्योंकि अल्कोहल ए में भी है, बी में भी है, सी में भी है, तो तीनों ही अल्कोहल का दे रहे होते। CN तीनों नहीं दे सकते, CN सिर्फ एक दे सकता है, वो कौन है, ए, नाइट्राइल, दैट हैज टू बी अ कंपाउंड ए। हाँ, रफली टू टू, मैं ज्यादा जूम करके इससे नहीं देख रहा, फिर आप लोग कहेंगे कि हम अपना पेपर कैसे जूम करें। पर आपके पेपर में ना काफी क्लीन दिख रहा होता है ये क्या बन रहा है। तो दिस इज योर कंपाउंड ए, और इसमें आप क्या बोलेंगे, एब्जॉर्प्शन एड इन रेंज ऑफ, क्या रेंज थी नाइट्राइल की, 2200 और 2250, 2200 एंड 2250 सेंटीमीटर इनवर्स, ये एब्जॉर्प्शन का यूनिट होता है, इंडिकेट्स नाइट्राइल फंक्शन। ठीक है जी। अच्छा, इस पेपर को हम यहाँ रोकते हैं अभी। इसमें आपके पास बीच में दो क्वेश्चंस हैं, एक तो बिल्कुल कल जैसा ही है, कल वाले पेपर में, और एक ये क्वेश्चन टू है। आप क्वेश्चन टू और थ्री दोनों अटेम्प्ट करें, और आप लोग मुझे बीच में बता दीजिएगा। ठीक है, अगर नेक्स्ट क्लास हमारी अब फ्राइडे को होगी, तो हम फ्राइडे को पहले इसके जो क्वेरीज होंगी वो डिस्कस कर सकते हैं, बट आई वुड रिकमेंड कि आप ये क्वेश्चन कल
और अगर ज्यादा क्वेरीज हैं तो आप मुझे बता दें, मैं क्लास इसकी आपके साथ एक और रख दूंगा, मैं ये 2 क्वेश्चन करा दूंगा, हार्डली 15 मिनट्स लगने हैं बस हमें। ठीक है जी। ऊपर कहाँ करूँ मैं, आई आर स्पेक्ट्रम वाला, जब क्वेश्चन 1 की बात कर रहे हो? एबीसी कंपाउंड। कैन टर्शियरी अल्कोहल भी रिड्यूस? यस, हाँ, टर्शियरी अल्कोहल को हम रिड्यूस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 कह रहा हूँ ना मैं आपको। जी लवीजा, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया? सेकंड पार्ट लास्ट वाला समझ नहीं आया, सेकंड पार्ट लास्ट वाला, सेकंड पार्ट कौन सा था भाई? क्वेश्चन नंबर कुछ, सेकंड पार्ट लास्ट वाला, अरे हमने उसको कंपाउंड ए क्यों बोला, नाइट्राइल को देख के बोला ना, नाइट्राइल में एक एब्जॉर्प्शन आ रही थी यहाँ पे 2200 के आसपास, तो हमने कहा कि भाई 2200 वाली एब्जॉर्प्शन इस रेंज में आती है, तो बाय सीइंग एब्जॉर्प्शन इन दिस रेंज वी कैन कंफर्म दिस इज नाइट्राइल। ये लिखा है, बस एक्सप्लेनेशन लिखी है इसकी। जी देख के लिखना है। अच्छा ईशल बेटा, आप मुझे